Hello friends, in this PYQ series, we will be solving all the magnetostatic problems which came in previous year. और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक के उन सारे प्रॉब्लम्स को जो कि 2023 के सेट 1 कोड 55/2/1 में आए हैं. So this is the first question from section A और ये 1 मार्क्स का है. क्वेश्चन है A beam of electron and proton moves parallel to each other in the same direction. They attract each other, repel each other, neither attract nor repel. Force of attraction or repulsion depends on the speed of beam. Okay? So हमें बोला गया है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक बीम ऑफ प्रोटॉन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. So suppose this is the beam of electron and this is the beam of proton. हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके और बोला गया है दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, अब हमें बताना है कि पॉसिबल कंडीशन इसमें से क्या हो सकता है. ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर दिया हो तो जो इससे करंट जनरेट होता है दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कन्वेंशनली क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है. ठीक है, तो प्रोटॉन के केस में क्या होता है, प्रोटॉन के केस में द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो करंट जनरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और प्रोटॉन के केस में सेम डायरेक्शन में होगा. तो इट मीन्स इनसे जो करंट जनरेट हो रहा है उनका डायरेक्शन क्या आ रहा है, अपोजिट. तो इफ we have two types of current which are in opposite direction, तो इस केस में क्या होता है, these two things will repel to each other. अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या करेंगे, they will attract each other और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, it means they will repel each other. So option B is correct, repel each other. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन हमारा फिर से सेक्शन ए से है, 1 मार्क्स का. क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई. करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B2 एट अ डिस्टेंस 2a h. तो यहाँ पे बात किया गया है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की. सो सपोज दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर. सिंस यहाँ पे देखो बात तो वायर की किया गया है बट इस वायर का एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है. इट मीन्स दिस वायर विल बी ट्रीटेड एज द सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, कैसा ट्रीट करेंगे हम इसे, एज अ सॉलिड सिलेंडर. सो सपोज दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस वायर. ठीक है, अब क्या बोला है कि इस वायर का जो रेडियस है वो a है and I is the amount of current flowing through this wire. The current is uniformly distributed across its area of cross section. तो जो करंट I है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ A/2 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी भी एक सॉलिड सिलेंडर के इन साइड में तो ये होता है μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में r. ठीक है, इफ r इज लेस देन a. ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में निकालते हैं इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड दिस सॉलिड सिलेंडर देन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. ठीक है, तो ये कंडीशन कब होता है, व्हेन r इज ग्रेटर देन a. तो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं और B1 और B2 निकालना है. तो B1 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बिकॉज B1 जो है वो A/2 डिस्टेंस पे पूछा गया है. ठीक है, तो A/2 डिस्टेंस क्या होगा, A से छोटा. इट मीन्स जो A/2 है वो इस सिलेंडर के इन साइड में लाई करेगा एंड जो डिस्टेंस 2a है वो इस सिलेंडर के आउटसाइड में लाई करेगा. ठीक है, तो B1 क्या आएगा, μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई a स्क्वायर और r की जगह पे A/2. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, a से a कट गया, इट इज 4 पाई a.
ठीक है। ऐसे ही अगर हम B2 निकालेंगे तो B2 मतलब आउटसाइड वाले के लिए निकाल रहे हैं, सो दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और r कितना है, इट इज द 2a, सो इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a। ठीक है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ B1 एंड B2। सो B1 बाई B2 का अगर हम रेशियो देखें तो क्या आएगा, दोनों तो सेम ही आ रहा है, इट मीन्स B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया है गैल्वेनोमीटर का और अमीटर का। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं। एक होता है अमीटर, सुना होगा आप सबने, एक होता है गैल्वेनोमीटर, और एक लास्ट होता है वोल्टमीटर। ठीक है, अमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द करंट, अमाउंट ऑफ करंट, कि किसी भी सर्किट में कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं टू डिटेक्ट द करंट, मतलब कहीं पे हमें डिटेक्ट करना है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, टू डिटेक्ट द करंट। ठीक है, और वोल्टमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जो अमीटर होता है हमारा, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इट हैव अ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इट हैव अ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, मतलब अमीटर के रेजिस्टेंस से ज्यादा और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से कम। ठीक है, तो अब अगर हमें बोला जाए कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो अमीटर से ज्यादा है, तो अमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रेजिस्टेंस कम करना होगा, है ना। सो सपोज इफ दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर एंड इस गैल्वेनोमीटर को हमें क्या करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस का शंट यूज करेंगे इसके पैरेलल में। ठीक है, तो अभी जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो पहले के कंपेयर में कम है, तो इट मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। ठीक है, अगर हमें बोलता कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, तो मतलब कि हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ाना होगा, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसके सीरीज में शंट को यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर एंड दिस इज द कन्वर्जन इनटू द अमीटर। ओके, अब हमें सॉल्व करना है इस अमीटर वाले सर्किट्स को, बिकॉज हमें तो अमीटर के बारे में पूछा गया था। ओके, so suppose this is the total current I which is flowing through this circuit. सो आफ्टर कमिंग टू दिस जंक्शन, इस जंक्शन पे आने के बाद क्या होगा, ये जो आई करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो सपोज आई जी इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, तो जो बचा हुआ चार्ज है, सॉरी जो बचा हुआ करंट है वो क्या करेगा, वो शंट से पास हो जाएगा। ठीक है, डेट इज द आई माइनस आई जी। ओके, यहाँ पे जो जी है डेट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer, S is the resistance of shunt, ठीक है, एंड Ig पता है, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो अभी अगर हम बात करें इस पॉइंट ए और बी की, ठीक है, तो इस ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर, और अगर ये गैल्वेनोमीटर इस शंट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बिल्कुल होगा, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, तो अगर IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर से, और इसका रेजिस्टेंस अगर G है, तो VG इक्वल्स टू IG इंटू G। ऐसे ही VS कितना आएगा, इट इज I माइनस IG इंटू में S। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो S की वैल्यू क्या आएगी,
Ig into G divided by I minus Ig. So this is the value of shunt resistance which should be connected in parallel with the galvanometer to convert the galvanometer into the ammeter. Okay. So the next question is from section E and it carry 4 marks. Briefly explain various ways to increase the strength of magnetic field produced by a given solenoid. तो इसमें बोला गया है कि किसी भी सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, क्या 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 हम कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स. तो सोलेनॉइड क्या होता है? It consists of an insulating wires, long wires, and they are closely bounded in the form of helix. ठीक है. So if suppose the I of amount of current is entering to this solenoid from this end, then this is the I amount of current which is outgoing from this solenoid. ठीक है. अब बोला है its length is very large as compared to its diameter. तो सोलेनॉइड के केस में क्या होता है कि जो इसका लेंथ होता है इट इज लार्जर देन इट्स डायमीटर. ठीक है. अब अगर हम बात करें इस सोलेनॉइड के फील्ड लाइंस की, ठीक है, तो करंट जो हमारा यहाँ से फ्लो होके जा रहा है वो हर एक लूप में इस टर्निंग पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ऐसे और ऐसे होगा, है ना. यहाँ से करंट एंटर करके फिर यहाँ से आउटगोइंग होगा. तो मतलब ऐसे ही अगर हम देखें तो हर एक टर्निंग पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी. तो इससे क्या होता है कि जो भी फील्ड लाइंस होती हैं हमारे सोलेनॉइड के आउटसाइड में, ठीक है, तो जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो हो जाती है बहुत ही ज़्यादा वीक. ठीक है. तो इस सोलेनॉइड के आउटसाइड में जो फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत ही ज़्यादा वीक होंगी. ठीक है. लेकिन इन साइड में जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो सोलेनॉइड की इन साइड में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड दे आर यूनिफॉर्म, बट फील्ड इन आउटसाइड इज वेरी वीक. ठीक है. एंड अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू 0. ओके. सो अब जो हमारा ये सोलेनॉइड होता है, तो जो हमारा सोलेनॉइड होता है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है इट इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट एन आई. और यहाँ पे जो एन है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. तो अब इस रिलेशन से हमें क्या पता चल गया कि बी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है. सो फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ टर्न्स. सो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेज. तो पहला तरीका तो ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, B is directly proportional to I. So it means if we will increase the strength of current flowing through this solenoid, then the strength of magnetic field will increase. तीसरा है B is inversely proportional to the length of this solenoid. ठीक है. So the magnetic field strength can be increases by decreasing the length of solenoid. तो अगर हम L को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. लेकिन एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कैन नॉट बी लेस देन इट्स डायमीटर. तो हम किसी भी सोलेनॉइड की लेंथ को एक लिमिट तक डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. उसके डायमीटर से कम लेंथ तक नहीं कर सकते. और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी हमारा एक लिमिटेड अमाउंट में होता है. अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ही ज़्यादा कर देंगे सोलेनॉइड में तो सोलेनॉइड बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी हो जाएगा, तो उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है बट दे आर एप्लीकेबल until till certain limits.